हेडलाइंस के शोर से दूर और सच के बेहद करीब। नमस्कार, मैं हूं इकबाल हसन और आप देख रहे हैं इकबाल ऑफिशियल। चलिए उस पन्ने को पलटते हैं जिसे पढ़ने की हिम्मत कम लोग करते हैं। लोकतंत्र की हत्या एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। 2025 का बिहार चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, नतीजों के लिए नहीं बल्कि उस मॉडल के लिए जिसे मैनिपुलेशन मॉडल कहा जा रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सबूतों से। सबूत नंबर 1, द टाइमिंग ऑफ मनी। तारीखों को अपने डायरी में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं है, ये लोकतंत्र के डेथ वारंट है। तारीख 31 अक्टूबर 2025 में पहले चरण का मतदान होना था। ठीक 6 दिन बाद तारीख 7 नवंबर 2025 दूसरे चरण का मतदान होना था। सिर्फ 4 दिन के बाद अचानक बिहार के ग्रामीण इलाकों में हलचल होती है। मोबाइल का फोन बजने लगता है। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के पास संदेश आते हैं, आपके खाते में 10,000 रुपया जमा कर दिए गए हैं। योजना का नाम है महिला उद्यमी योजना। कहा गया कि ये पैसा छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए है, पापड़ बनाने के लिए है, सिलाई मशीन खरीदने के लिए है। लेकिन जरा सोचिए, आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम एमसीसी कहते हैं, बिहार में एमसीसी कब लागू हुआ? 6 अक्टूबर को। नियम कहता है एमसीसी लागू होने के बाद सरकार अपनी तिजोरी से नया पैसा नहीं निकाल सकती, वोटर को लुभाने के लिए नया लाभार्थी नहीं जोड़ सकती। तो फिर चुनाव से ठीक 96 घंटा पहले 12,500 करोड़ रुपया कैसे ट्रांसफर हो गए? ये पैसा 5 साल पहले क्यों नहीं आया? ये पैसा चुनाव के 1 महीने बाद क्यों नहीं आया? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल था, साइकोलॉजिकल गेम, जिसे समझना होगा। महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं दिया गया, उन्हें एक सपना बेचा गया, उन्हें एक डर दिखाया गया। स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अफवाह फैला दी, ये तो पहली किस्त है, अगर हमारी सरकार लौटी तो 6 महीने बाद 1 लाख रुपये मिलेंगे, और अगर सरकार बदल गई तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। एक कानून की भाषा में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 23 सेक्शन 123 उपधारा सबसेक्शन 1, ये धारा साफ साफ कहती है ब्राइबरी इज ए पार्टिसिपेट। वोट देना या भविष्य में लाभ देने का वादा करना या वोट हासिल करने के लिए एक गंभीर अपराध है। लेकिन बिहार में यह अपराध सरकारी मोहर के साथ किया गया। अब मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं ताकि आप समझ सके कि इस बार इलेक्शन कमीशन की चुप्पी कितनी खतरनाक थी। साल 2004 लोकसभा का समय था। तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी, एआईडीएमके की सरकार। जयललिता चुनाव से ठीक पहले किसानों को फ्री बिजली और पैसा देने का ऐलान किया कि चुनाव आयोग ने क्या किया? तुरंत रोक लगा दी, सख्ती से मना कर दिया। साल 2011 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, करुणानिधि की डीएमके सरकार, उन्होंने चुनाव से पहले रंगीन टीवी बांटना शुरू किया। चुनाव आयोग ने डंडे चलाए, स्कीम रोक दी गई। नवंबर 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव, केसीआर की वीआरएस सरकार ने, उनके वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा, हम 30 नवंबर से पहले किसानों के खाते में रायतू बंधु का पैसा डालेंगे। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और साफ कहा, आप चुनाव से पहले ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस चुनाव के बाद करना होगा। तो अब मेरा सवाल सुनिए, यह सवाल चुभना चाहिए। जब 2004 में यह गलत था, 2011 में गलत था, 2023 में गलत था, तो 2025 में बिहार में यह कैसे सही हो गया? क्या बिहार के लिए कानून अलग है, या फिर इस बार चुनाव आयोग को ऊपर से साइलेंट मोड पर रहने का आदेश था? सिर्फ इतना ही नहीं, जिन महिलाओं को पैसा मिला उन्हें जीविका दीदी कहा जाता है, उन्हें ही चुनाव में ड्यूटी पर लगा दिया गया। मतलब समझिए, जिसने पैसा लिया वही बूथ पर खड़ा है, वही गांव वालों को गाइड कर रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। ऐसा तो एक हिस्सा था, असली खेल तो आंकड़ों की बाजीगरी में था। सबूत नंबर 2, द फैंटम वोटर्स, यानी वो वोटर जो है भी और नहीं भी। विज्ञान का एक साधारण नियम है, एक इंसान एक ही वक्त पर 2 जगहों पर मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन बिहार चुनाव में फिजिक्स के नियम भी फेल हो गए। जुड़वा वोटर्स का चमत्कार हुआ। मैं आपको 2 नाम बताता हूं, ये नाम पुलिस रिकॉर्ड में होने चाहिए थे, लेकिन आज ये सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। पहला नाम नागेंद्र कुमार, बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता, दिल्ली के रहने वाले। उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर 2 फोटो डाली। सुबह की फोटो दिल्ली की, उंगली पर स्याही लगी, कैप्शन में लिखा वोट फॉर नेशन, और शाम की फोटो बिहार की, उसी चुनाव के दौरान, वहां भी वोट डाला। दूसरा नाम अजीत झा, उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डाला, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वोट डाला और बिहार विधानसभा में भी वोट डाला। एक देश एक चुनाव, लेकिन एक आदमी के 3-3 वोटर कार्ड। ये कैसे संभव हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी तकनीकी साजिश है। फौजी पत्रकारों के समूह, द रिपोर्ट्स कलेक्टिव और अल्ट न्यूज,
ने हजारों पन्ने के वोटर लिस्ट को स्कैन किया। जो डेटा सामने आया वो हिला देने वाला है। बिहार की वोटर लिस्ट में 14,35,000, जी हां 14,35,000 सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। उनमें से 3,42,000 लोग एग्जैक्ट डुप्लीकेट थे। मतलब क्या? मतलब यह है कि उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनका एज, उनका पता दो अलग अलग विधानसभाओं में बिल्कुल सेम था। अब आप पूछेंगे एक बात, भाई चुनाव आयोग क्या कर रहा था? उनके पास तो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, यही तो पेच है। आयोग के पास एक ब्रह्मास्त्र सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है PS फोटो सिमिलर एंट्रीज। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये पूरे वोटर लिस्ट की फोटो स्कैन करता है और अगर मेरा चेहरा पटना में भी है, दिल्ली में भी है, तो कंप्यूटर वीप करेगा, पकड़ लेगा। सालों से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा था फर्जी वोटर हटाने के लिए, लेकिन बिहार चुनाव 2025 से ठीक पहले एक रहस्यमय आदेश आता है। सूत्र बताते हैं कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंटेंसिव चेकिंग के लिए नहीं किया गया, उसे जानबूझकर सुस्त छोड़ दिया गया। क्यों? क्या इसलिए? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर चलता तो वो 14 लाख वोट कट जाते और अगर वो 14 लाख वोट कटते तो शायद 30 से 40 सीटों के नतीजे बदल जाते। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा और 18 ये साफ कहती है, नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी द रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक से ज्यादा जगह नाम होना गैर कानूनी है, लेकिन यहां कानून का पालन नहीं, कानून का मजाक उड़ाया गया। विपक्ष चीखता रहा, शिकायतें दी गई, लेकिन आयोग के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब चलते हैं तीसरे सबूत पर, जिसे मैंने नाम दिया है द घोस्ट ट्रेन्स। वोट डालने के लिए वोटर को बूथ तक आना पड़ता है, लेकिन अगर वोटर नहीं आ रहा तो उसे इंपोर्ट किया जाता है। तारीख 3 नवंबर 2025 और छठ का समय था। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं थी। आम बिहारी मुंबई और दिल्ली में टिकट के लिए रो रहा था। मुंबई का याद होगा, भगदड़ भी मचा था, बहुत सारे लोग मरे भी थे, कई किलोमीटर लंबा लोग लाइन लगा के खड़े थे टिकट के लिए। लेकिन उसी वक्त हरियाणा से बिहार के लिए 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। इस ट्रेन का रेलवे की वेबसाइट पर कोई शोर शराबा नहीं था। इनमें कौन बैठा था? इनमें बैठे थे प्रवासी मजदूर, वो मजदूर जो सालों से बिहार से बाहर थे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो एक स्टिंग ऑपरेशन से कम नहीं था। रिपोर्टर ने एक यात्री से पूछा, टिकट कितने का मिला? यात्री ने हंसते हुए जवाब दिया, पैसा? कैसा पैसा? साहब मोदी सरकार ने भेजा है, बीजेपी वालों ने टिकट दिया है, खाना भी फ्री है। एक और यात्री ने कहा, हमको बस बोला गया है गांव जाओ, कमल पर बटन दबाओ, आने जाने का खर्च पार्टी देगी। अब जरा कानून की किताब फिर खोलिए। RPX 90 सेक्शन 1235 ये धारा कहती है, द हायरिंग ऑफ प्रोक्यूरिंग ऑफ एनी व्हीकल और वेसल फॉर द कन्वेंस ऑफ एनी इलेक्टोरल टू और फ्रॉम एनी पोलिंग स्टेशन इज अ करप्ट केस। आसान भाषा में समझिए, अगर कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी किसी वोटर को वोट डलवाने के लिए अपनी गाड़ी से लाता है, किराए की बस से लाता है या ट्रेन की टिकट देता है तो ये रिश्वत है, चुनाव रद्द होने का आधार है। अगर आप अपने पड़ोसी को अपनी बाइक पर बैठाकर बूथ ले जाएं तो वो भी गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन बुक कर दी गई, हजारों लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाया गया, सिर्फ एक मकसद से, वोट बैंक को मैनेज करना। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड कहां थे? मर गए थे उस टाइम सब। उनके ऑब्जर्वर्स कहां थे? वो भी मर गए थे। क्या उन्हें वो ट्रेन नहीं दिखी या उन्होंने अपनी आंख मूंद ली थी? कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सौरभ भारद्वाज ने सबूत देखा, वीडियो वायरल हुई, लेकिन कोई FIR नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी। ट्रेनें आई, वोट पड़े और बहुत शर्म के साथ, अफसोस के साथ लोकतंत्र हार गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सिस्टम अपना असली चेहरा दिखाता है। अपराधी कितने भी साथी हो, वो सबूत मिटाने की कोशिश जरूर करता है। सबूत नंबर 4, सीसीटीवी का ब्लैक बॉक्स। पोलिंग बूथ के अंदर क्या होता है? कौन बटन दबा रहा है? क्या पोलिंग एजेंट धमका रहे हैं? ये सब देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरा जनता की संपत्ति है क्योंकि लोकतंत्र जनता का है। दिसंबर 2024 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था, फोटोज ऑफ पोलिंग बूथ इज अ पब्लिक रिकॉर्ड, एनी वोटर कैन डिमांड इट अंडर RTI। मतलब साफ था, अगर आपको शक है कि आपके बूथ पर धांधली हुई है तो आप फोटोज मांग सकते हैं। यह फैसला सरकार के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अगर फोटो बाहर आती तो डुप्लीकेट वोटर्स के चेहरे सबके सामने आ जाते। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने कोर्ट का सम्मान नहीं किया, उन्होंने नियम ही बदल डाला। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 90, इसमें एक संशोधन, अमेंडमेंट किया गया। रातों रात बिना किसी बहस के नए नियम रूल 93 दिया गया, जिसमें साफ लिख दिया गया, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग शैल नॉट बी ओपन टू इंस्पेक्शन, नो कॉपीज शैल बी गिवन। मतलब आप फोटोज मांग नहीं सकते। और जुल्म यही नहीं रुका,
जून 2025 में चुनाव आयोग ने एक और फरमान जारी किया। उन्होंने कहा चुनाव के नतीजे आने के 45 दिन के भीतर सारी सीसीटीवी डेटा डिलीट कर दिए जाएंगे, फॉर्मेट कर दिए जाएंगे। इसके पीछे तर्क दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का बयान सुनिए। वो कहते हैं हमारी माताओं बहनों की प्राइवेसी है, अगर वीडियो लीक हो गया तो उनके निजता का हनन होगा। मैं पूछता हूं, बैंक में सीसीटीवी होता है, ट्रक पर भी सीसीटीवी होता है, मेट्रो में भी लगा रहता है, वहां प्राइवेसी नहीं जाती। लेकिन पोलिंग बूथ बेडरूम है, इसलिए वहां का निजता का हनन होगा। वो एक सार्वजनिक स्थान है रे बेशर्मो। तुम फोटो दो, फोटो देने में तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन इन लोगों ने पूरा 45 दिन के बाद पूरा डेटा डिलीट करने का घोषणा कर दिया। यहाँ देश का भविष्य तय हो रहा है। सच्चाई यह है कि उन्हें प्राइवेसी की चिंता नहीं थी, उन्हें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से डर लगता था। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया देखे कि बूथ के अंदर कैसे एक ही आदमी 10-10 बार बटन दबा रहा था। 45 दिन में सबूत खत्म, उसके बाद आप कोर्ट जाओ, चिल्लाओ, कुछ नहीं मिलेगा, हार्ड डिस्क खाली मिलेगी। अब मैं आपको इस चुनाव के सबसे बड़े पीड़ितों से मिलवाता हूं। इसे मैं कहता हूं द ग्रेट डिलीशन। जून 2025 से सितंबर 2025 के बीच बिहार में एक विशेष अभियान चला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन IR। मकसद बताया गया वोटर लिस्ट को साफ करना है। लेकिन सफाई किसकी हुई? गंदगी की नहीं, विपक्ष के वोटरों के। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत सरकार का जनगणना विभाग सेंसस डिपार्टमेंट कहता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रोथ रेट के हिसाब से 2025 में बिहार में 8 करोड़ 22 लाख वोटर होने चाहिए थे। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें सिर्फ 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे। गणित लगाइए, 8 करोड़ 22 लाख माइनस 7 करोड़ 42 लाख, बचते हैं 80 लाख। 80 लाख लोग कहां गए? क्या जमीन निकल गई? क्या आसमान खा गया? 80 लाख की आबादी स्विट्जरलैंड जैसे देश के बराबर है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी आप समझ रहे हैं कैसी है, कितनी बड़ी है। इतने लोग वोटर लिस्ट से गायब हो गए और यह गाज सबसे ज्यादा किस पर गिरी? द वायर और CSDS की एनालिसिस बताती है कि यह डिलीशन रैंडम नहीं था, यह टारगेटेड था। सीमांचल का इलाका किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये वो बेल्ट है जहां आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पूरे बिहार में औसतन नाम काटे गए, लेकिन सीमांचल में कर दिए गए। पहली ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों के नाम काटे गए उनमें से 33% मुसलमान थे और बड़ी संख्या में दलित और महादलित थे। एक कैसे किया गया? इसके लिए फॉर्म 7, फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल किया गया। एक फॉर्म होता है जिसका नाम है फॉर्म नंबर 7, जिसे भरकर आप कह सकते हैं फला आदमी मर गया है या यहाँ नहीं रहता। बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने हजारों की तादाद में झूठे फॉर्म भरे और बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के, बिना घर जाकर चेक किए अधिकारियों ने नाम काट दिए। बूथ नंबर पटना, एक बुजुर्ग महिला रो रही थी, बेटा 40 साल से वोट दे रही हूँ, इस बार साहब कह रहे हैं मेरा नाम कट गया, कह रहे हैं मैं मर चुकी हूँ। जिंदा इंसान को इन बेशर्मों ने मार दिया और सिस्टम ने इसे मुर्दा घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि एक पार्टी को फायदा हो सके। ये सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद पर नहीं थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक गरीबों के अधिकार पर थी। आखिर में सवाल उठता है, ये सब किसके सह पर हुआ? इलेक्शन कमीशन, जिसे वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो लैप डॉग पालतू कैसे बन गया? इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। मार्च 2023 कोर्ट की संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार अकेले नहीं कर सकती। कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन मोदी सरकार को CJI का होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना खटक रहा था। उन्हें पता था अगर चीफ जस्टिस बैठा रहेगा तो अपने आदमी को कमीशन में नहीं बैठा पाएंगे। दिसंबर 2023 सरकार संसद में नया कानून लाती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देती है। चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। अब कमेटी में कौन है? प्रधानमंत्री का चुना हुआ मंत्री, विपक्ष का नेता जो हमेशा अल्पमत में रहेगा, यानी 2 बनाम 1। सरकार जिसे चाहे उसे कमिश्नर बना सकती है और उन्होंने यही किया। उन्होंने वफादारी को चुना और वफादारी का इनाम क्या मिलता है ये देखिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस स्टडी, तारीख 24 जून 2025। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन SIR का ऐलान करते हैं, जिसमें 80 लाख नाम कटने वाले थे। तारीख 25 जून 2025, ठीक 24 घंटे बाद ज्ञानेश कुमार के दामाद सन इन लॉ मनीष बंसल को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM बना दिया जाता है। तारीख जुलाई 2025, 1 महीने के अंदर ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का DM बना दिया जाता है। नोएडा जिसे यूपी की सबसे मलाईदार और पावरफुल जिला माना जाता है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है,
क्या ये क्वाड प्रो को था? लेने के बदले देने। आप हमें बिहार चुनाव फिक्स करके दीजिए, हम आपके परिवार को सेटल कर देंगे। जब रेफरी अंपायर मैच फिक्सर का रिश्तेदार बन जाए तो आप कितने भी अच्छी बैटिंग कर लो, आप हारोगे ही, क्योंकि नियम वो बनाएगा, आउट वो देगा और अपील भी वही सुनेगा। अब आप पूछेंगे इकबाल भाई, कोर्ट का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो है ना। दोस्तों, एडीआर कोर्ट गया, सिविल सोसाइटी कोर्ट गई, लेकिन वहां क्या हुआ? सरकार ने 2023 के कानून में एक और क्लॉज जोड़ा था, लीगल इम्यूनिटी, मतलब कानूनी सुरक्षा कवच। धारा कहती है, नो कोर्ट शैल क्वेश्चन एनी एक्शन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। मतलब कमिश्नर साहब अगर खून भी कर दे लोकतंत्र का तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। वो अब कानून से ऊपर है, वो भगवान है। कल से उनके लिए मंदिर बनाइए आप लोग, या तो मस्जिद बनाइए, लेकिन बनाइए और भगवान का दर्जा दीजिए ज्ञानेश को। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रही, एसआईआर चलता रहा, वोट पड़ गए, नतीजे आ गए, सरकार शपथ ले चुकी है और कोर्ट में फाइल आज भी धूल खा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए सच की इस किताब को यहीं बंद करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर 80 लाख लोगों को गायब करके, ट्रेन चलाकर, रिश्वत बांटकर और सीसीटीवी डिलीट करके चुनाव जीता जा सकता है, तो क्या हम इस लोकतंत्र कह सकते हैं? या हमें मान लेना चाहिए कि हम अब इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, चुनावी तानाशाह में जी रहे हैं? आज बिहार है, कल बंगाल होगा, परसों महाराष्ट्र होगा और एक दिन नंबर आपका होगा। खामोश रहने से सिर्फ शोर कम होता है, जुर्म नहीं। आवाज आपकी है, फैसला भी आपका होगा। मैं मिलूंगा सच के अगले पन्ने पर। जय हिंद, जय बिहार।